हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे गेम वीक 10 में इंग्लिश प्रीमियर लीग में जितने भी सारे मैचेस थे उनको लेके इन डिटेल में बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब के चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे न्यूकासल वर्सेस आर्सेनल, ये जो मैच था इसको लेके। तो ये मैच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्सेनल जीतेंगे या फिर एक ड्रॉ तो वो लोग निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि न्यूकासल का फॉर्म उतना कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन ये मैच में मतलब आप कह सकते हो कि आर्सेनल से वो फुटबॉल जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सीजन में देखने को मिलेगा, वो चीज आर्सेनल से नहीं देखने को मिला है। हालांकि आर्सेनल के पास थोड़ा बहुत इंजुरीज का इश्यूज है, मार्टिन ओडेगार्ड नहीं है, लेकिन मार्टिन ओडेगार्ड अगर नहीं रहता है, साका खेलते हैं, फिर भी आर्सेनल अगर इतना फ्लैट दिखेंगे तो वो कैसे ये सीजन में चैंपियन होंगे। हम लोग सारे लोग जो ये सीजन के प्रेडिक्शन वीडियो बनाए थे कि ये सीजन में कौन चैंपियन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर्स यही बोल रहे थे कि आर्सेनल का चांसेस इस बार है। लेकिन लास्ट 3-4 गेम वीक से आर्सेनल उस चीज से धीरे धीरे करके पीछे जा रहा है। देखिए अभी जो पॉइंट गैप है, नंबर 1 पोजीशन में जो लिवरपूल है उनके साथ आर्सेनल का जो पॉइंट गैप है वो उतना भी ज्यादा नहीं है जिसको आप बचे हुए 28 मैच पे रिकवर नहीं कर पाओ। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में मॉडर्न फुटबॉलिंग एरा में इंग्लिश प्रीमियर लीग इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है कि स्टैट्स में देख रहा था, वहां पे ये चीज वो लोग कह रहे थे कि अभी जो पॉइंट गैप है उसको रिकवर करके अगर आर्सेनल को चैंपियन होना है इस साल, तो वो एक रिकॉर्ड होगा इन प्रीमियर लीग एरा। तो आप सोच सकते हैं कि आर्सेनल के लिए चीजें अभी कितना मुश्किल हो चुका है, और अभी लोग ऐसा ही कह रहे हैं कि आर्सेनल अभी टॉप 4 के लिए ही फाइट करेंगे इस सीजन में। लेकिन फुटबॉल में मेरा मानना है कि कुछ भी हो सकता है। 28 गेम बाकी है, तो अभी भी बहुत सारे मैचेस होना बाकी है। लेकिन दूसरे टीम्स अगर आपसे ज्यादा आगे चले जाएंगे तो प्रीमियर लीग में रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा भी नहीं कि आर्सेनल हेड टू हेड से मैनचेस्टर सिटी या लिवरपूल के साथ मैच हार के पीछे चले गए। आर्सेनल पॉइंट्स जो ड्रॉप कर रहे हैं वो दूसरे टीम्स के साथ, लाइक बॉर्नमाउथ, लाइक न्यूकासल। तो देखिए न्यूकासल को एक अर्ली लीड मिल जाता है इस मैच में थ्रू इसाक, और उसके बाद न्यूकासल मैच में अपना जो शेप है उसको पूरी तरीके से बखूबी तरीके से निभाते हैं और प्रॉपरली डिफेंड करते हैं इंटायर मैच में। और आर्सेनल की तरफ से अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं कह रहा था कि एक फ्लैट सा परफॉर्मेंस था, उनके फुटबॉल में कोई जील नहीं था। और जैसा फुटबॉल आर्सेनल खेलते हुए आ रहे थे लास्ट सीजन तक, या फिर इस सीजन में शुरुआत में भी जो फुटबॉल खेल रहे थे उसके आसपास भी नहीं था ये परफॉर्मेंस। तो आप लोग समझ ही सकते हो अगर इंटर मैच में एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं रहता है फ्रॉम आर्सेनल, तो आर्सेनल कैसा खेला होगा। तो इसीलिए ये मैच खत्म होने के बाद आई एम श्योर कि आर्सेनल फैंस दे विल बी वरीड। और अभी सिचुएशन एंड सारी चीजें बहुत ही टफ लग रहा है फॉर आर्सेनल। अभी ये सिचुएशन से कैसे वो लोग टाइटल चैलेंज के लिए वापस से कैलकुलेशन में आएंगे वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आर्सेनल को चैंपियंस लीग में भी खेलना है और चैंपियंस लीग में भी बिग मैचेस आर कमिंग, और उसके बाद इंग्लिश में लीग में फिर से परफॉर्मेंस देना होगा। तो चीजें तो बिल्कुल ही आसान नहीं है। और दूसरी तरफ न्यूकैसल के लिए ये बहुत ही एक शानदार जीत है, क्योंकि न्यूकैसल के इस सीजन में फॉर्म उतना खास नहीं था, इसलिए अ विक्ट्री एट सेंट जेम्स पार्क इट वाज वेरी मच नीडेड। और सामने वाली टीम अगर आर्सेनल हो तो ऑब्वियसली ये जीत के बाद उनके प्लेयर्स का जो कॉन्फिडेंस वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा, और आगे जाते हुए न्यूकैसल से हम लोग अच्छे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। इस मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं और एक जो शॉकिंग रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिला इस विकेट में, वो है बॉर्नमाउथ वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। तो हम लोगों को एक ऐसा गेम वीक देखने को मिला जहां पे अभी भी कोई भी एवे टीम एक भी मैच नहीं जीता है, और ये मैच में मैनचेस्टर सिटी को भी हम लोग हारते हुए देखे। मतलब मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है कि लास्ट टाइम कंसेक्यूटिव 2 गेम्स मैनचेस्टर सिटी कब हारे थे। लास्ट गेम वीक में वो लोग तो मैच जीते थे, लेकिन मिड वीक में जो कैराबाओ कप का मैच था या फिर इंग्लिश लीग कप का जो मैच था वो लोग हार गए हैं टॉटनहम के अगेंस्ट में। उसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग में फिर से वो लोग हार गए हैं बॉर्नमाउथ के अगेंस्ट में, जो कि मैं बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। क्योंकि देखिए लोग अभी ऐसा कहेंगे कि मैनचेस्टर सिटी के पास 10-12 प्लेयर्स वो इंजर्ड है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी एक लौता टीम है जिनके पास वो क्वालिटी है। इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड होने के बाद भी अगर आप जो मैनचेस्टर सिटी का प्लेइंग 11 देखेंगे तो उसमें इनफ क्वालिटी है टू बीट अ टीम लाइक बॉर्नमाउथ। लेकिन मैनचेस्टर सिटी को यहाँ पे आपको बॉर्नमाउथ को क्रेडिट देना होगा कि बॉर्नमाउथ में अपना जी जान लगा के वो मैच खेले। वो लोग अपने होम मैच में आर्सेनल को भी हराए थे, वहां पे आर्सेनल को रेड कार्ड मिला था, इसलिए बॉर्नमाउथ को उतना भी ज्यादा क्रेडिट नहीं मिला था। लेकिन ये मैच में तो आपको बॉर्नमाउथ को क्रेडिट देना ही होगा। और ये मैच में आई मस्ट से कि मैनचेस्टर सिटी भी उतना खास नहीं लग रहा था। मैनचेस्टर सिटी, आप सोच ही सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी जैसे एक टीम अगर 88 मिनट में फर्स्ट
शॉट ऑन टारगेट लेते हैं एक मैच में, तो उस मैच में मैनचेस्टर सिटी कितना खराब खेला होगा। और जैसे कि मैं कह रहा था, आर्सेनल जैसा ही एक फ्लैट परफॉर्मेंस मैनचेस्टर सिटी से दिख रहा था और बॉर्नमाउथ के पास सेकंड हाफ में स्पेशली इनफ चांसेस था इस मैच को, वो लोग जब 2-0 लीड कर रहे थे उस टाइम पे उनके पास इनफ चांसेस था टू मेक इट 3-0 और 4-0, लेकिन कुछ भी करके वो लोग वो इजी चांसेस को बड़ी नहीं कर पा रहे थे। और तब हम लोगों को लग रहा था कि अभी मैनचेस्टर सिटी इस मैच में शायद एक कमबैक कर सकते हैं, और ठीक वैसा ही हुआ। 79 मिनट या 80 मिनट में पहला शॉट ऑन टारगेट मिला हालैंड को। उसके बाद मैनचेस्टर सिटी गेम में वापसी किए। मैनचेस्टर सिटी लगातार लास्ट के 10-15 मिनट लगातार अटैक कर रहे थे, उसके साथ कॉर्नर पे कॉर्नर, कॉर्नर पे कॉर्नर मिल रहा था और बॉर्नमथ के ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था। डोकू को भी सब करके पेप गार्डियोला लेके आए, लेकिन आई मस्ट से कि फिल फोर्डिन हैड अ रियली बैड डे और उसके साथ हालैंड हैड अ रियली बैड डे, क्योंकि फिल फोर्डिन के पास वो मौका था टू स्कोर अ गोल, लेकिन फिल फोर्डिन क्लिनिकल नहीं थे और एक के बाद एक चांसेस मिस कर रहे थे। तो अगर ओवरऑल बात करें तो इंटायर मैच में ही मैनचेस्टर सिटी उतना अच्छा नहीं खेले बाय देयर स्टैंडर्ड्स, और उसी के साथ लास्ट के 10 मिनट में वो लोग जो फुटबॉल खेलने की कोशिश करें उसका अगर आधा भी वो लोग मैच में पहले खेल लेते तो शायद वो लोग एक गोल स्कोर कर देते और एक डिफीट, जो पहला डिफीट इस सीजन में मिला है उनको इंग्लिश प्रीमियर लीग, उसको वो लोग अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि उनके पास एक मौका था फिर से टेबल टॉप करने का, जहां पे आर्सेनल मैच हार चुका था। तो आर्सेनल फैंस खुश होंगे कि मैनचेस्टर सिटी भी हार गए, तो आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के बीच जो पॉइंट गैप है वो बरकरार रहा। लेकिन दूसरी तरफ लिवरपूल जीत के टेबल में नंबर 1 पोजीशन में चले गए, तो इसलिए आर्सेनल के साथ लिवरपूल का जो पॉइंट गैप है वो तो मेंटेन्ड है। कमिंग बैक टू दिस मैच, जैसे कि मैं कह रहा था कि मैनचेस्टर सिटी ये मैच जीतना बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करते थे और बॉर्नमाउथ, क्रेडिट टू देम, अ ह्यूज विन फॉर देम। उन लोगों को भी याद नहीं कि कब एक ही सीजन में बैक टू बैक होम मैचेस आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी के साथ वो लोग जीते थे, तो इसीलिए बिग अप्स फॉर देम। और ये मैच में मैनचेस्टर सिटी दे मिस्ड अ चांस, आई मस्ट से। तो इस मैच को लेके आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं इप्सविच वर्सेस लेस्टर। तो ये मैच एक इवन सा मैच था एंड यू हैव टू गिव क्रेडिट टू इप्सविच कि वो लोग इस मैच से ड्रॉ निकल पाए, नहीं तो लेस्टर के पास वो फायर पावर था कि ये मैच से वो लोग 3 पॉइंट लेके जाते। तो ये मैच में उतना डिटेल में बात करने का कुछ नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ये मैच में कोई भी जीत सकता था, इप्सविच या लेस्टर, लेकिन ये मैच ड्रॉ हो गया एंड आई मस्ट से इट इज अ फेयर रिजल्ट इन द एंड। तो इस मैच को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं लिवरपूल वर्सेस ब्राइटन। तो ये मैच भी एक इवन सा मैच था, लेकिन एंडफील्ड में जाके गेम जीतना उतना आसान नहीं है और हम लोग यही सोच रहे थे कि नॉटिंघम फॉरेस्ट कर दे, इसका मतलब ये नहीं कि लिवरपूल के साथ वो चीज फिर से हो जाएगा। लेकिन जब मैच शुरू हुआ उसके बाद चीजें कुछ अलग ही हो रहा था। फर्स्ट हाफ में लिवरपूल एकदम ही अच्छा नहीं खेले और ब्राइटन के पास चांसेस था, उसमें से एक चांस वो लोगों ने ले लिया और ब्राइटन मैच में 1-0 लीड कर रहे थे। सेकंड हाफ जब चालू हुआ तो सेकंड हाफ में भी लिवरपूल पहले की 10 मिनट में उतना खास नहीं था, लेकिन आपके टीम में अगर मोहम्मद साला जैसा एक प्लेयर हो जो कि क्लच प्लेयर है एंड वन ऑफ द ग्रेट्स इन इंग्लिश में लीग है, तो आपको उतना वरी करने की जरूरत नहीं है अगर मैच एनफील्ड में हो रहा है। सेकंड हाफ में लिवरपूल धीरे धीरे मैच में ग्रो करते हैं और 60 मिनट के बाद लिवरपूल बहुत ही थ्रेटनिंग लग रहे थे और उसके बाद ही वो लोग थ्रू कोडी गाक्पो एक इक्वलाइजर गोल उन लोगों को मिल जाता है और उसके बाद ब्राइटन फिर से अटैक करने की कोशिश करते हैं और 20-25 मिनट तक हम लोग को एक प्रॉपर बास्केटबॉल जैसा मैच देखने को मिल रहा था, जहां पे एक बार लिवरपूल अटैक कर रहे हैं तो एक बार ब्राइटन। लेकिन ब्राइटन एक पॉइंट ऑफ टाइम में उनको एक अच्छा मौका मिला था, उस मौके को वर्जिन वैन डाइक ने डिफेंड किया और उसी के बाद वहीं से वो लोग एक काउंटर अटैक किए जहां पे मोहम्मद साला ने बॉल को ड्राइव करके आगे लेके गए। उसके बाद बढ़िया सा डॉच करके उन्होंने गोल मार के लिवरपूल को एक लीड दे दिया और मैच में लिवरपूल 2-1 आगे चले गए। और उसके बाद से ब्राइटन चांस क्रिएट कर रहे थे, ब्राइटन फिनिश करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन देख के नहीं लग रहा था कि लिवरपूल गोल कंसीड करेंगे, क्योंकि लिवरपूल का जो बैकलाइन था स्पेशली वर्जिल वैन डाइक वाज ब्रिलियंट और उसी के साथ लिवरपूल को जब भी मौका मिल रहा था दे वर लुकिंग मोर एंड मोर थ्रेटनिंग। तो बिग अप्स फॉर मोहम्मद साला एंड उनके जितने भी अटैकिंग प्लेयर्स थे एंड वर्जिल वैन डाइक की वो लोग एक क्लच मोमेंट प्रोड्यूस कर पाए। तो मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस आप कह सकते हो एंड उसी के साथ सेकंड हाफ में लिवरपूल थोड़ा बहुत उनका जो
फुटबॉल है उसको रिडीम किया था, जो पहले हाफ में देखने को नहीं मिला था फ्रॉम लिवरपूल। तो सेकंड हाफ की अगर बात करें तो लिवरपूल ऑब्वियसली द बेटर साइड, लेकिन ओवरऑल अगर मैच की बात करें तो ये मैच भी ड्रॉ हो सकता था या फिर ये मैच कोई भी जीत सकता था। ब्राइटन के पास भी चांसेस थे, वो लोग भी ये मैच से 3 पॉइंट निकल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड लिवरपूल ग्राइंड कर लिया 2-1 विक्ट्री, जहां पे मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल दोनों ही हार चुके थे। तो वहां पे लिवरपूल ने 3 पॉइंट सिक्योर करके एक अच्छी बढ़त बना ली है ऑन बोथ मैनचेस्टर सिटी एंड आर्सेनल। तो इसीलिए ये गेम वीक में आई मस्ट से कि लिवरपूल आर द क्लियर विनर्स, क्योंकि वो लोग के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था। दूसरी तरफ अगर ब्राइटन की बात करें तो ब्राइटन का सीजन भी ठीक-ठाक चल रहा है, मतलब एक मैच डे वीक में वो लोग जीत रहे हैं, एक मैच डे वीक में वो लोग ड्रॉ कर रहे हैं, एक मैच डे वीक में वो लोग हार रहे हैं। तो कंपटीशन इस सीजन में बहुत है और बहुत सारे टीम, मतलब 10-12 टीम है टॉप 4 के लिए अभी फाइट कर रहे हैं इवन आफ्टर गेम वीक 10। तो इसीलिए इंग्लिश प्रीमियर लीग दिन ब दिन और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और भी ज्यादा टफ हो रहा है। तो इसीलिए आपको आपका ए गेम खेलना होगा टू बीट एनी ओपोनेंट। आप किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ फिर से देखने को मिला है ये वाले गेम वीक से। तो इस मैच को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस वेस्ट हैम। तो नॉटिंघम फॉरेस्ट का मैच मैं जितना ही देख रहा हूं उतना ही ज्यादा हैरान हो रहा हूं कि वो लोग कैसे ऐसे फुटबॉल खेल सकते हैं। तो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू नूनो, आपको मैनेजर को वो क्रेडिट देना होगा और उसके साथ एंटायर टीम को आपको क्रेडिट देना होगा। क्रिस वुड, माय गॉड व्हाट अ इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन ही इज हैविंग, और उसी के साथ एंटायर टीम परफॉर्म कर रहे हैं। अवे मैच हो या होम मैच हो मैटर नहीं करता, वो लोग हर एक मैच में अपना जी जान कोशिश कर रहे हैं वो मैच से 3 पॉइंट निकालने का। और वेस्ट हैम को देख के ये चीज पता चलता है कि लास्ट वाले गेम वीक में हम लोग जो हारे थे वेस्ट हैम से, वो कितना पैथेटिक था फॉर अस, क्योंकि वेस्ट हैम बिल्कुल ही घटिया फुटबॉल खेल रहे हैं और वेस्ट हैम से तो मुझे कोई भी उम्मीद नहीं दिख रहा है कि वो लोग टॉप हाफ ऑफ द टेबल में फिनिश कर पाएंगे। और लोपेतेगुई का नौकरी कितना दिन तक रहेगा ये भी किसी को नहीं मालूम। अगर लोपेतेगुई सैक हो जाता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू नॉटिंघम फॉरेस्ट, उनका होम मैच भी था और ये मैच में इंटर एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस, एक कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हम लोग को देखने को मिला है फ्रॉम नॉटिंघम फॉरेस्ट, और वो लोग अभी टॉप 4 के अंदर है। नॉटिंघम फॉरेस्ट अभी टेबल में 3 नंबर पे बैठे हुए हैं आफ्टर गेम वीक 10। मतलब ये चीज तो किसी ने नहीं प्रेडिक्ट किया होगा, कोई भी क्रिएटर्स, कोई भी फुटबॉल एक्सपर्ट्स ये चीज तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि आफ्टर 10 गेम्स नॉटिंघम फॉरेस्ट विल बी एट नंबर 3। तो ये चीज देख के आई मस्ट से कि आई एम सरप्राइज्ड एंड बिग बिग क्रेडिट टू देम कि वो लोग ये चीज कर पाए। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी एट ऑल टू प्ले लाइक दिस इन इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था किसी को, और वहां पे आप आफ्टर 10 गेम वीक्स आप 3 नंबर पे बैठे हो, आप लिवरपूल को भी एनफील्ड में जाके हरा के आए। तो इट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर नॉटिंघम फॉरेस्ट। और अभी यही देखने वाली बात होगी कि ये जो फॉर्म है वो कब तक इस फॉर्म को कंटिन्यू कर पाते हैं। तो ये मैच को लेकर आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं साउथहैम्पटन वर्सेस एवर्टन। तो देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने ये मैच नहीं देखा और हाइलाइट्स देख के इस मैच को लेकर क्या ही बात करें। मैच शुरू होने से पहले अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं ऑब्वियसली यही चीज कहता कि ये मैच शायद एवर्टन जीतेगा, क्योंकि साउथहैम्पटन का फॉर्म बहुत ही खराब है और वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे इंग्लिश में लीग में इस सीजन में। लेकिन आई मस्ट से कि रिजल्ट देख के मैं तो थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, क्योंकि रिसेंटली वो लोग विनिंग फॉर्म में आ चुके हैं और नवंबर दिसंबर का महीना में सभी को मालूम है कि एवर्टन उनका एक्चुअल फुटबॉल शुरू कर देते हैं। लेकिन आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि साउथहैम्पटन के साथ एवर्टन हार गए। तो ऑब्वियसली बिग क्रेडिट टू साउथहैम्पटन कि वो लोग अपना पहला जीत इस सीजन का उन लोगों को मिला इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इस मैच को लेके उतना बात करने की कोई जगह नहीं है। आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है इस मैच को लेके, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं वुल्व्स वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच था, ये एक इवेंट सा भी मैच था, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस लास्ट गेम वीक में टॉटनहम को हराने के बाद आ रहे थे इस मैच में, और वुल्व्स भी ठीक-ठाक फुटबॉल खेल रहा है रीसेंट टाइम्स में, लेकिन रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं जा रहे थे। तो ये मैच में मुझे लग रहा था कि वुल्व्स के पास एक मौका है कि क्रिस्टल पैलेस को वो लोग हरा सकते हैं और इस मैच से 3 पॉइंट निकाल सकते हैं, अपना पहला जीत उनको मिल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टल पैलेस को हराना भी उतना आसान नहीं है। ये मैच में वुल्व्स 2-1 लीड कर रहे थे, लेकिन क्रिस्टल पैलेस मार्क गी उन्होंने
एंड में जाके एक इक्वलाइजर मार दिया। अगर ओवरऑल बात करूं तो इट वाज अ प्रीटी इवन गेम, कोई भी टीम ये मैच जीत सकता था। उसके पास थोड़ा चांसेस ज्यादा था लेकिन वो लोग उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और दूसरी तरफ क्रिस्टल पैलेस के पास भी वो मौके थे लेकिन वो लोग भी उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। तो इन दी एंड आई वुड से कि इट इज अ फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट। ये मैच कंक्लूड होने के बाद सैटरडे में जितने भी सारे मैचेस थे वहां पे हम लोग को एक चीज देखने को मिला कि एक भी एवे टीम ये गेम वीक में मैच नहीं जीता। तो इस मैच को लेकर आप लोगों का क्या राय है, आप लोगों का क्या मानना है, वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पर्स वर्सेस एस्टन विला ये मैच को लेकर बात करते हैं। तो देखिए ये मैच शुरू होने से पहले हम लोग को यही लग रहा था कि ये मैच भी एक इवन सा मैच हो सकता है क्योंकि स्पर्स अपने होम ग्राउंड में खेलेंगे, होम फैंस के सामने खेलेंगे। और स्पर्स जब भी अटैक करते हैं तो वो लोग अच्छा खेलते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है स्पर्स के साथ, वो है कि पोस्टेकोग्लू को मालूम नहीं है कि प्लान बी क्या है। मतलब उनका अगर प्लान ए काम करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर प्लान ए काम नहीं करता तो फिर मैच में कैसे वापसी करना होता है, ये पोस्टेकोग्लू से हम लोग को ये सीजन में नहीं देखने को मिला था। और दूसरी तरफ एस्टन विला हैड अ ड्रीम रन इन चैंपियंस लीग और इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी वो लोग अच्छा ही कर रहे हैं। एक कंसिस्टेंसी दिख रहा है एस्टन विला से। अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो ये मैच शुरू होने से पहले मुझे लग रहा था कि एस्टन विला ही ये मैच जीतेंगे या फिर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। तो मैच शुरू होता है एंड अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले एस्टन विला को कॉर्नर से सेट पीस से एक गोल मिल जाता है मॉर्गन गिब्स के थ्रू। और उसी के साथ फर्स्ट हाफ में आई मस्ट से एक इवन सा गेम देखने को मिल रहा था, कभी कभार एक बास्केटबॉल जैसा गेम भी देखने को मिल रहा था जहां पे टॉटेनहम एक बार अटैक कर रहे थे और तो दूसरी तरफ एस्टन विला भी अटैक कर रहे थे, लेकिन टॉटेनहम कोई भी चांसेस फिनिश नहीं कर पा रहा था। और दूसरी तरफ एस्टन विला समहाउ 1-0 लीड मेंटेन कर रहे थे। तो सेकंड हाफ में जब मैच चालू हुआ तो एंज पोस्टेकोग्लू से वो चेंजेस हम लोग को देखने को मिला कि उसके पास पहली बार प्लान बी देखने को मिला। सॉन मैच शुरू किया था, मुझे नहीं लग रहा था कि सॉन मैच शुरू करेगा, लेकिन सॉन ने मैच शुरू किया, लेकिन सॉन एज सच कुछ नहीं कर पा रहा था पहले हाफ में। सेकेंड हाफ में 55 मिनट्स के आसपास सॉन को सब्स्टिट्यूट करके रिचार्डलिसन को लेके आए एंज पोस्टेकोग्लू और उसके बाद मानो टॉटेनहम का बिल्कुल ही एक ट्रांजिशन हो गया क्योंकि टॉटेनहम तब जब अटैक कर रहे थे तब रिचार्डलिसन, सोलंकी सब लोग ज्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे और थोड़ी देर बाद ही स्पर्स ने इक्विलाइज कर दिया था वो मैच में और मैच में स्पर्स वापसी कर गए। उसके बाद सोलंकी एंड रिचार्डलिसन आगे जाते हुए गेम डिक्टेट कर रहे थे और हर बार एक चांस क्रिएट कर रहे थे और उसी के साथ सोलंकी फिनिश भी कर रहा था। रिचार्डलिसन के पास एक मौका था खुद स्कोर करने का, लेकिन ही डिसाइडेड टू स्क्वायर द बॉल टू सोलंकी क्योंकि सोलंकी और बेटर पोजीशन में था फिनिश करने के लिए और उसके बाद सोलंकी ने वो गोल फिनिश भी किया। आप इन वो कह सकते हो कि 55 मिनट के बाद से सेकेंड हाफ में स्पर्स बहुत ही शानदार फुटबॉल खेला है और उसके साथ दे वर मोर थ्रेटनिंग और एस्टन विला बिल्कुल ही नॉलिफाइड हो चुके थे एंज पोस्टेकोग्लू के टैक्टिक्स के सामने। सेकेंड हाफ में एस्टन विला से कुछ भी फुटबॉल हम लोग को देखने को नहीं मिला और स्पर्स सेकेंड हाफ में जब भी आगे जा रहे थे तो हम लोग को यही लग रहा था कि और एक गोल हो जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे स्पर्स ने 4 गोल मार दिया जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि अगेंस्ट अ टीम लाइक एस्टन विला। और यहाँ पे स्पर्स को और एंज पोस्टेकोग्लू को आपको क्रेडिट देना होगा कि दे हैड अ ब्रिलियंट गेम और उसी के साथ एक कन्विंसिंग एंड कंप्रिहेंसिव एंड डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है फ्रॉम स्पर्स। तो स्पर्स का भी ये सीजन कुछ खास नहीं था। कल ये 3 पॉइंट्स उन लोगों के लिए टॉप 4 के कंटेंशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था और वो चीज स्पर्स ने करके दिखाया। तो अभी थोड़ा बहुत कंसिस्टेंसी चाहिए होगा स्पर्स को गोइंग फॉरवर्ड और ये देखना होगा कि एस्टन विला जब चैंपियंस लीग मैच खेलेंगे वहां पे क्या करते हैं, उसके बाद फिर से इंग्लिश प्रीमियर लीग में क्या करेंगे क्योंकि वहां पे लिवरपूल के साथ एवे मैच है जो कि इजी नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें अभी भी देखना बाकी है। तो इस मैच को लेकर आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो मेन इवेंट था ये गेम वीक का, वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी। तो देखिए एरिक टेन हैग चले जाने के बाद रूड वैन निस्टेलरॉय को हम लोग को देखने को मिल रहा है फॉर द टाइम बिंग रूबेन अमोरिम आने के पहले। तो रूबेन अमोरिम मैनचेस्टर यूनाइटेड में ज्वाइन करेंगे और उनका पहला मैच होगा इस स्विच के साथ, लेकिन उससे पहले इंटरनेशनल ब्रेक है और उससे पहले अभी भी 2 मैच बाकी हैं जहां पे रूड वैन निस्टेलरॉय को ही हम लोग देखेंगे एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। तो बचपन से वो ही मेरे आइडॉल थे एंड ही वाज माय ट्रू हीरो।
जिनको देख के मैं फुटबॉल खेलने जाता था। तो इसीलिए इट वाज़ अ बिग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था कि रुड वैन निस्टेलरॉय को मैं देख पाऊँगा एज़ अ मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर। इन अ वे माय ड्रीम केम ट्रू आफ्टर अ सैड एंडिंग विद एरिक टेन हाग। लेकिन लेस्टर के साथ ईएफएल कप में जो मैच था, वो मैच एक अलग डायनामिक्स में था। वो मैच में हम लोग एक डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस डिलीवर किए, जहां पे 5-2 हम लोग को जीतने को मिला था। और वो भी एक कोइंसिडेंटल बात है कि ओले गुनार सोल्सगर जब आए थे मोरिनो जाने के बाद केयरटेकर मैनेजर के तौर पे, तब कार्डिफ के साथ पहला मैच में हम लोग 5-2 जीते थे। तो एक न्यू मैनेजर बाउंस तो मिलता है, तो वो चीज हम लोग को देखने को मिला था अगेंस्ट लेस्टर कराबाओ कप में। लेकिन ये मैच में चेल्सी के साथ, मैं अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं, तो मैच शुरू होने से पहले मुझे लग रहा था कि ये मैच शायद ड्रॉ होगा, क्योंकि ये मैच इंग्लिश में लीग की हिस्ट्री में सबसे ड्रॉ हुआ एक फिक्सचर है। 26 बार ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी, और कल 27 नंबर ड्रॉ देखने को मिला है फिर से फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी। तो कल हम लोग बिल्कुल ही अच्छा नहीं थे। अगर मैं बात करूं, इसमें रुड वैन निस्टेलरॉय की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो टीम सेटअप किया था, प्लेयर्स को स्टेप अप करना चाहिए था। और प्लेयर्स ने, आई मस्ट से, कि प्लेयर्स लेट हिम डाउन, प्लेयर्स उनके लिए वो चीज पोर्ट्रे नहीं कर पाए। इसमें प्लेयर्स को भी उतना ज्यादा मतलब गाली देने का या कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने कोई ऐसे वैसे टीम नहीं था, सामने चेल्सी था। तो ये मैच एक ऐसा मैच था जहां पे मैनचेस्टर यूनाइटेड अच्छा नहीं खेला और चेल्सी उससे भी घटिया खेला। मतलब चेल्सी इससे पहले 2 मैच हार चुके थे अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड लिवरपूल, लेकिन वो 2 मैच में आई मस्ट से कि चेल्सी बहुत बढ़िया फुटबॉल खेला था। वो मैच में चेल्सी ड्रॉ भी कर सकता था, लेकिन ये मैच में पहले हाफ में दोनों ही टीम एक केजी सा मैच खेल रहे थे। दोनों ही टीम पहले हाफ में उतना अच्छा नहीं थे एंड लैक ऑफ क्वालिटी गोइंग अप फ्रंट ये साफ दिख रहा था। और दूसरे हाफ में चेल्सी खेलने ही नहीं आया। दूसरे हाफ में इट वाज ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड, लेकिन हम लोग अच्छा नहीं थे, उतना भी अच्छा नहीं थे। लैक ऑफ क्वालिटी सेकंड हाफ में भी क्लियर कट दिख रहा था। तो ये एक ऐसा मैच था जहां पे दोनों ही टीम से वो लैक ऑफ क्वालिटी देखने को मिल रहा था। दोनों ही टीम थोड़ा सेफ फुटबॉल एट टाइम्स खेलने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ भाई, ड्रॉ से तो मैं खुश हूं। तो ऐसा एक मेंटेलिटी ये मैच में देखने को मिला है। तो न्यूट्रल फैंस के लिए ये मैच उतना भी खास नहीं होगा, क्योंकि लैक ऑफ क्वालिटी, जैसे कि मैं कह रहा था, वो चीज साफ साफ दिख रहा था। और दूसरी तरफ न्यूट्रल फैंस से अगर आप पूछेंगे तो आई एम श्योर न्यूट्रल फैंस यही कहेंगे कि ये मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड को जीतना चाहिए था। जैसा चेल्सी खेला और जितने सारे चांसेस मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्रिएट किए थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड शुड हैव वोन दिस गेम। और चेल्सी ने वो मौका दिया भी था हम लोगों को कि भाई हम लोग घटिया खेल रहे हैं, तुम जाके मैच जीतो। मतलब मैच खत्म होने से पहले भी गार्नाचो को और एक मौका मिला था जहां पे हम लोग मैच जीत सकते थे। लेकिन मैच में अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पहले हाफ में इट वाज अ इवन गेम एंड सेकंड हाफ में मैनचेस्टर यूनाइटेड वर द बेटर टीम। और दोनों ही हाफ की अगर मैं बात करें तो माज़रावी, आई मस्ट से, माज़रावी विल बी द मैन ऑफ द मैच फॉर मी। लेकिन शायद काइसेडो को मैन ऑफ द मैच मिला होगा, क्योंकि उसने एक बैंगर सा गोल मार दिया। मतलब आउट ऑफ नोवेयर चेल्सी स्कोर्ड दैट गोल। और दूसरी तरफ वो जो पेनल्टी हम लोग को मिला था, इट वाज अ क्लियर कट ऑब्वियस एरर फ्रॉम सैंचेज, और उसके बाद पेनल्टी से हम लोग गोल स्कोर किए, लेकिन 5 मिनट भी वो लीड हम लोग सस्टेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे मेरा एक पॉइंट है कि सोशल मीडिया में जो चीज मैं देख रहा हूँ कि लोग गार्नाचो को अब्यूज कर रहे हैं, गार्नाचो को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो मैं ये चीज ये सीजन शुरू होने से पहले कह रहा था कि इट इज नॉट अबाउट एरिक टेन हैग और एनी अदर मैनेजर। हम लोग का जो सबसे बड़ा इशू है वो है कि हम लोग चांस फिनिश नहीं कर पाते। हम लोग चांस क्रिएट तो करते हैं, मतलब अगर आप टेबल देखो तो हम ही एक लौते टीम है जो सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं और सबसे ज्यादा बिग चांसेस मिस भी किए हैं। क्योंकि सेकंड हाफ की अगर आप बात करें, इस मैच में 3 बिग चांसेस क्रिएट किए थे और ओवरऑल मैच में 4 बिग चांसेस क्रिएट किए थे, जहां पे 3 बिग चांसेस हम लोग मिस कर चुके हैं। अगर ऐसे चांसेस हम लोग बड़ी करते तो बहुत सारा पॉइंट अभी हम लोग के पास होता। आप वेस्ट हैम वाला गेम देखिए, आप क्रिस्टल पैलेस वाला गेम देखिए, आप एस्टन विला वाला गेम देखिए, आप ये गेम देखिए, तो बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग के पास होता। लेकिन ये चीज नेचुरल है, क्योंकि एक चीज मैं बहुत दिन से कह रहा हूं वीडियो में, हर एक वीडियो में, कि एक्सेप्ट मार्कस रैशफोर्ड और जितनी भी सारे अटैकिंग प्लेयर्स हैं, सब यंग हैं एंड रॉ टैलेंट है। तो इन लोगों को जो परफॉर्मेंस हम लोग इन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां पे पहुंचने के लिए दे नीड टाइम, और ये चीज टाइम से पहले नहीं होगा। तो जब आप यंग हो, आपके पास एक रॉ टैलेंट है, तब ऐसे ही चीजें हो सकता है आपके साथ। एट टाइम्स यू विल बी सेल्फिश, एट टाइम्स आपके पास जब एक मौका है क्लियर कट पास करने का, आप नहीं करोगे। तो मेरे ख्याल से ऐसे चीजों से ही लर्निंग आता है, एक्सपीरियंस आता है, जो कि आगे जाते हुए प्लेयर्स को एक
अच्छा प्लेयर बनाता है। तो इसीलिए द एंटायर अटैकिंग लाइन एंड द एंटायर टीम दे हैव टू कीप वर्किंग ऑन देयर कन्वर्शन रेट, कन्वर्टिंग दोस चांसेस एंड दे नीड टू वर्क हार्ड इन द ट्रेनिंग। और उसी के साथ अगले गेम वीक में आके फिर से ये चीज ट्राई करना होगा टू टेक योर चांसेस, to be clinical in front of the goal, to be calm and composed in front of the goal। तो सारे अटैकर्स एक्सेप्ट मार्कस राशफोर्ड अभी भी वो लर्निंग स्टेज में है। तो सोशल मीडिया में जाके किसी एक यंग प्लेयर को नेट पिक करके उसको स्केपगोट बनाना या उसको गाली देना, एब्यूज करना या हद से ज्यादा क्रिटिसाइज करना बिल्कुल ही सही नहीं है, बिल्कुल ही फेयर नहीं है। तो स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग अगेंस्ट अलेहांद्रो गार्नाचो। ही इज स्टिल यंग, यू नीड टू एंड वी नीड टू प्रोटेक्ट हिम। अगर आपको क्रिटिसाइज करना है तो मार्कस राशफोर्ड को क्रिटिसाइज करो, क्योंकि उसका पीक अभी तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज कभी भी नहीं आता है। वो एक सीजन में अच्छा खेलता है, उसके बाद अगले 1 या 2 सीजन फिर से खराब खेलता है। तो इट इज हाई टाइम कि वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम मार्कस राशफोर्ड इन द नेक्स्ट समर। आई होप कि उसको थोड़ा बहुत गोल्स मिल जाए, ताकि एक अच्छा सा डिसेंट सा ऑफर हम लोग को मिले इन कमिंग समर। तो ये मैच में मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई वुड से इट इज अ फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट, क्योंकि दोनों ही टीम ने उतना ज्यादा चांसेस क्रिएट नहीं किया। चांस क्रिएट करने के मामले में मैनचेस्टर यूनाइटेड थोड़ा आगे था, लेकिन अगर आप आपका चांसेस नहीं लेते हो तो ऑब्वियसली ओपोनेंट आपको पनिश करेगा। और वही चीज हम लोग को देखने को मिला कि भले ही हम लोग 1-0 एक लीड हम लोग को मिल गया था, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले चेल्सी ने एक गोल स्कोर कर दिया और मैच में 1-1 कर दिए। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज फेयर एंड स्क्वायर रिजल्ट। और ओवरऑल अगर मैच की क्वालिटी की बात करें तो इट वाज नॉट एट ऑल गुड, इट वाज नॉट अप टू द मार्क। अभी भी नीस्टलरॉय के पास 2 मैचेस हैं, तो देखते हैं आगे जाते हुए हम लोग कैसे खेलते हैं। एक यूरोपा लीग में मैच है और उसके बाद लेस्टर के साथ मैच है। ये 2 मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि रूबेन अमोरिम आने से पहले ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हम लोग को एक्यूमुलेट करना होगा, ताकि रूबेन अमोरिम को भी एक चांस मिले, एक मौका मिले कुछ सैल्वेज करने का। नहीं तो अगर ये 2 मैच में, अगले 2 मैच में भी अगर हम लोग अच्छा नहीं कर पाते या फिर पॉइंट्स नहीं ला पाते, तो रूबेन अमोरिम के ऊपर प्रेशर और भी थोड़ा बढ़ जाएगा बिफोर ही इवन स्टार्ट द सीजन। तो देखते हैं आगे जाके हम लोग कैसे खेलते हैं। अगले गेम वीक में हम लोग का मैच है लेस्टर के साथ और चेल्सी का मैच है आर्सेनल के साथ। तो आई मस्ट से चेल्सी के पास भी एक मौका था जो वो लोगों ने गवा दिया, और सिमिलरली हम लोग के पास भी एक मौका था चेल्सी से गैप कम करने का, वो भी हम लोग गवा दिए। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और इस मैच को लेके आप लोग का क्या राय है, आप लोग का क्या मानना है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये गेम वीक में जितने भी सारे मैचेस अभी तक हुआ है, उसमें से कोई भी मैच में एक भी एवे टीम को एक विक्ट्री नहीं मिला। तो इट इज अ रेयर गेम वीक इन दैट वे। तो देखते हैं आगे जाते हुए क्या होता है। लिवरपूल फॉर द टाइम नंबर 1 में है, आर्सेनल के साथ उन लोग का गैप भी है, मैनचेस्टर सिटी के साथ गैप है लेकिन कम है। तो ऑब्वियसली लिवरपूल फैंस विल बी डिलाइटेड, क्योंकि दे आर द क्लियर विनर्स इन दिस गेम वीक। और उसके साथ ये देखना होगा कि आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी कैसे बाउंस बैक करते हैं, या फिर स्टिल वो लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं जब तक इंजर्ड प्लेयर्स वापस नहीं आते। तो इस गेम वीक को लेकर आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्द मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।